ठीक है। तो देखो, अब सॉलिड स्टेट में जनरली जो इंट्रोडक्शन है वो तो आपको सब पता है। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी इसको क्या करते हैं अपन, रिफ्रेश करके आगे बढ़ते हैं। अब सॉलिड स्टेट में यहाँ पे अपने पास क्या मिलते हैं, अब सॉलिड्स है तो ये जो सॉलिड्स है ये क्या होते हैं, ये दो इसमें क्लासीफाई होते हैं। तो सॉलिड्स को हम दो इसमें कौन से कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, कौन से सॉलिड्स होते हैं? क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। राइट, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। राइट, दूसरा होता है एमोर्फरस। ठीक है, तो एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फरस सॉलिड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है क्रिस्टलाइन और एमोर्फरस में? कब आप बोलते हो कि वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है और कब वो क्रिस्टलाइन एमोर्फरस सॉलिड होता है? क्रिस्टलाइन में पैटर्न में अरेंज होते हैं राइट, पार्टिकल्स, और अमोर्फस में रैंडमली होते रैंडमली नहीं बोल पाएंगे। अब देखो, अगर अपन क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो ये अगर मेरे क्या है, ये मैं सोच रहा हूँ कि अपने ये एटम्स है, ठीक है। तो अगर ये एटम्स कैसे ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब ये सारे क्या हो रहे, ए बी के फॉर्म में जो है ये रिपीट होते जा रहे हैं। अब ये रिपीटेशन जो है, ये हम बोल सकते हो जो सीक्वेंस है ये क्या हो रहा है, एक लॉन्ग रेंज में है। मतलब बहुत सारा लॉन्ग रेंज अगर हम देखेंगे, मतलब बहुत आगे भी बढ़ेंगे तो भी ये पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। राइट, तो ऐसे ऐसे इनको अपन क्या बोलेंगे, दिस आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन। एमरफोरस में क्या होता है, एमरफोरस में भी पैटर्न होता है, पर वो पैटर्न क्या होता है, ब्रेक होता रहता है। मतलब लॉन्ग रेंज पैटर्न नहीं होगा। मतलब क्या होगा, अगर ए बी होगा, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये जो रिपीटेशन का पैटर्न है ये कांस्टेंट है क्या, या लॉन्ग रेंज है क्या वो? हैं। नो सर। नहीं। तो अगर हम बोल सकते हैं क्या कि आपका जो रिपीटेशन का पैटर्न है, हम बोल सकते हैं जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है, ये यहाँ पे कैसी होती है ऑर्डरली अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन में? लॉन्ग रेंज। राइट, ये क्या होती है ऑर्डरली अरेंजमेंट, हम बोल सकते हैं ये लॉन्ग रेंज वाली है। और इस केस में यही ऑर्डरली अरेंजमेंट कैसी होगी? शॉर्ट रेंज। राइट, ये हम बोल सकते हैं ये शॉर्ट रेंज वाली होती है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को जहाँ पे क्या ऑर्डरली अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज होती है उसको अपन क्रिस्टलाइन बोलेंगे। जहाँ पे ये ही एमरफोरस के अगर आप देखते हो तो ये शॉर्ट रेंज आ जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को अपन एमरफोरस बोलेंगे। जहाँ पे ऑर्डरली अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज है उनको अपन बोलेंगे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये बेसिक हम बोल सकते हैं, ये बेसिक इसका डिफरेंस है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये दोनों भी क्या है, बेसिकली सॉलिड्स है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या क्या है, मुझे बोलो, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। राइट, एकदम करेक्ट, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और डेफिनाइट मास वॉल्यूम शेप। राइट, एकदम करेक्ट, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर हम बोल सकते हैं डेफिनाइट क्या क्या होता है उनमें, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। राइट, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है। ठीक है, और एक चीज इसमें है, कौन सी होगी वो? ये सारे रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब क्या, ये जनरली टूटते नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम होगा। वो चाहे ये क्रिस्टलाइन हो चाहे वो अमरफरस हो, और वो जनरली क्या होते हैं, वो रिजिड होते हैं। ठीक है, इनकी डेंसिटी कैसी होती है? हाई। हाई। राइट, क्यों हाई होती है डेंसिटी? कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं राइट, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। तो सॉलिड हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो कॉम्पैक्टली अरेंज अगर होंगे, एम्प्टी स्पेस कम होगा, एम्प्टी स्पेस कम होगा तो वहाँ पे डेंसिटी उस बंदे की क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये कुछ तो हम बोल सकते हैं ये जो है आपके सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज है। सॉलिड के प्रॉपर्टीज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शेप एंड वॉल्यूम, रिजिड, डेंसिटी हाई, ये हम बोल सकते हैं दोनों के लिए अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके जो एमसीक्यू डायरेक्टली इस पे पूछे जाएंगे उस पे आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अपन कमेंट करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पहले तो ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिस्टलाइन के लिए, और इस साइड में मैं लिखता हूँ किसके लिए, एमरफोरस के लिए। तो मुझे बोलो, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन में डेफिनेट होते हैं या वो चेंज होते रहते हैं? क्रिस्टलाइन ये डेफिनेट होते हैं। राइट, एमरफोरस में क्या होते हैं? पीरियड रहता है उसमें,
boiling और पीरियड होता है, या हम बोल सकते हैं एक रेंज में उनका मेल्टिंग होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, एक रेंज में होता है। मतलब क्या, एक सोचो अपने पास ग्लास है, ग्लास एमरफोरस है या क्रिस्टलाइन है? amorphous, राइट, ग्लास या आप हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक। तो अगर आपने कभी ग्लास या प्लास्टिक को मेल्ट किया हो तो कैसे मेल्ट करोगे, उसको हीट करके, राइट। तो ये डायरेक्टली किसी एक मेल्टिंग पॉइंट पे ये कभी मेल्ट होता है क्या? no, नहीं, वो क्या होगा, वो एक सीरीज ऑफ हम बोल सकते हैं टेम्परेचर दोगे तो वो रेंज में क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का डेफिनेट होता है, या अपन बोल सकते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका अगर देखेंगे अमरफोरस सब्सटेंसेस का, तो इनका कैसा होता है, एक रेंज में उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द ट्रू सॉलिड्स। ये क्या है, ये ट्रू सॉलिड्स है। इनको क्या बोला जाता है, अमरफोरस सब्सटेंसेस को? सुपर कूल लिक्विड्स। These are called as super cooled liquids, या और एक नाम इसको दिया जाता है, और also called as what, Pseudo solid. right। इसको अपन दूसरा जो देखते हैं, इट इज also called as pseudo solid। pseudo मतलब क्या, फेक सॉलिड, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट से लिख लो। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को अपन ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ये सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड होते हैं। या हम बोल सकते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प या डेफिनेट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये रेंज में होता है। ये लिख लो। yes sir, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आइसोट्रोपी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है बोलो, आइसोट्रोपी? आइसोट्रोपी, और एक चीज होता है अनआइसोट्रोपी। क्या होता है ये आइसोट्रोपी या अनआइसोट्रोपी? ठीक है, देखो एक्सप्लेन करता हूँ। एक अपने पास सोचो कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, क्या है, अपने पास एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जैसे कि NaCl। अब NaCl अगर होगा तो यहाँ पे Na+ होगा, यहाँ पे Cl- होगा, यहाँ पे Na+ होगा, यहाँ पे Cl- होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, Cl-, यहाँ पे मैं Na+ लिखता हूँ। मतलब यहाँ पे ये अरेंजमेंट इरेगुलर है या रेगुलर अरेंजमेंट है? regular, रेगुलर। तो ये क्रिस्टलाइन होगा या अमरफरस होगा? crystalline, राइट, ये क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन में जब देख रहा हूँ तो ये वाली चीजें हैं। अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो ये वाले आयंस मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर और मैं क्या करता हूँ, और कुछ चेंजेस यहाँ पे मैं दूसरी एक्सिस और एक एक्सिस देखता हूँ तो ये वाली एक्सिस मुझे मिल जाएगी। मतलब मैं जैसे क्या कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, ये डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, क्या ले लो, कोई भी प्रॉपर्टी ले लो। मैं प्रॉपर्टी क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी मेजर कर रहा हूँ। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी अपन क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो ये इसको ए डायरेक्शन बोलता हूँ, इसको बी डायरेक्शन बोलता हूँ, इसको सी डायरेक्शन बोलता हूँ। अब मुझे बोलो, ए डायरेक्शन, बी डायरेक्शन और सी डायरेक्शन में जो अपने आयंस दिख रहे हैं वो सभी के सभी सेम है या अलग अलग है? अलग अलग, राइट, अलग अलग है। तो मैं अगर डायरेक्शन चेंज करूंगा और मैं अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालूंगा तो वहां पे सेम आएगा या अलग आएगा वो? अलग अलग, राइट, अलग आएगा। तो अब आइसोट्रोपी और अनआइसोट्रोपी क्या होता है, तो यही हमें यहाँ पे देखना है। तो ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, क्या है, आपके पास एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैसे होते हैं, दीज आर अनआइसोट्रोपिक। ये कैसे होते हैं, ये अनआइसोट्रोपिक होते हैं। मतलब क्या, कि अगर आप क्या करोगे, किसी एक साइड में आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डायरेक्शन अगर आपने चेंज की तो वहां पे प्रॉपर्टी जो आप मेजर कर रहे हो वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसे इसको अपन क्या बोलते हैं, these are called as what, these are called as anisotropic substances। अगर आपने अगर आपने डायरेक्शन चेंज भी की, क्या की, तो आइसोट्रोपिक का डेफिनेशन क्या है, आपने डायरेक्शन चेंज भी की तो भी वहां पे जो प्रॉपर्टी आप मेजर कर रहे हो वो अगर अनचेंज रहती है, क्या होती है, वो अगर अनचेंज रहती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, these are called as the isotropic substances। तो आइसोट्रोपिक कहाँ पे दिखती है और अनआइसोट्रोपिक कहाँ पे दिखती है? तो अनआइसोट्रोपी is seen in what, it is seen in the crystalline elements, whereas what isotropy is seen in which, इट इज सीन इन द एमरफोरस सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर आपको ज्यादा कंसेप्ट अगर याद नहीं रखना है, सिंपली ये याद रखो, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज की, प्रॉपर्टी चेंज की तो आइसोट्रोपी आ जाएगा, सॉरी अनचेंज रह गई। डायरेक्शन मैंने चेंज की, मतलब मैंने क्या किया, ये डायरेक्शन मैंने चेंज भी की, फिर भी वो जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम ही रहा, तो उसको अपन बोलते हैं आइसोट्रोपी। इफ आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन
एंड विद द डायरेक्शन, अगर प्रॉपर्टी वो क्या हो रही है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं अनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. तो अनआइसोट्रॉपी कहाँ पे दिखती है आपको? Crystalline. ठीक है, तो ये चीज लिख लो, अनआइसोट्रॉपी आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिल जाएगी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में। तो छोटा छोटा अगर पूछ लिया थ्योरेटिकल तो ये आपको पता होना चाहिए। और आइसोट्रॉपी आपको कहाँ पे मिलेगी? आइसोट्रॉपी आपको मिल जाएगी एमरफरस सब्सटेंसेस में। ठीक है, लिख लो ये। ठीक है, हो गया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, आगे आते हैं यहाँ पे। तो जब अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे आप क्या करते हैं, अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड देखते हैं। क्या देखते हैं अपन? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में अलग अलग सॉलिड्स होते हैं। तो इसमें मैं नाम बताता हूँ, आपको ये पता होगा, सिर्फ आपको क्या करनी है, उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, तो मेरे पास है आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड कब बनते होंगे? जब क्या कंबाइन होते होंगे? Complete particles ions होते हैं. राइट। इनके अगर मैं Cations and constituents लिखती हूँ, ठीक है, इनके मैं क्या लिखता हूँ? कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनके क्या होंगे, मतलब ये किससे बना होगा आयोनिक सॉलिड? ions. Cations and anions. राइट, एकदम करेक्ट। ये आयन से, कैटायंस और एनायंस से बनेंगे। ठीक है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होता है? Electrostatic force. राइट, एकदम करेक्ट। उसको ही क्या नाम दिया जाता है? दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं? Hard. Hard. हार्ड क्यों हार्ड होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? Sharp. High. राइट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फिर अगर अपन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं या ना इंसुलेटर होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। फ्यूज्ड फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। कहाँ पे? फ्यूज्ड फॉर्म। राइट, एकदम करेक्ट। तो अगर आपको सिंपली अगर आयनिक सॉलिड दे दिया तो वो इंसुलेटर होगा। क्या होगा? वो इंसुलेटर होगा सिंपल फॉर्म में। पर वही अगर आप इसको क्या करते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में लेते हो, फ्यूज्ड फॉर्म में अपन बोल सकते हैं मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में वो क्या करते हैं? मोल्टन स्टेट में वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, सिर्फ पता होनी चाहिए। इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है क्या? ये आपको पता है ये सब? Yes. ठीक है, लिख लो ये। ठीक है, हो गया? हो गया सर. ठीक है, अब ये हो गया, हम बोल सकते हैं किसके बारे में, ये हो गया आयनिक सॉलिड्स के बारे में। अब अपन अगला देखते हैं। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में मुझे बोलो, यहाँ पे जो ये होते बंदे होते हैं वो कौन होते हैं? ये किससे बनते हैं बेसिकली? एटम्स, Atoms. आयंस, मॉलिक्यूल्स, किससे बनता है ये? Atoms. राइट, ये किससे बनेगा? ये सिंपली आपके एटम से बनेगा। ठीक है, फिर अगर अपन देखेंगे तो ये बॉन्ड कैसे बनाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से आता है यहाँ पे? या बॉन्ड कैसे बनाता है इन शॉर्ट? Strong बनाता है. हाँ, नहीं नहीं, कैसे बनाता है? बाय इलेक्ट्रॉन। व्हाट इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट, शेयर, क्या करता है? Sharing. राइट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, मतलब ये जनरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से आ गया। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं ये हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं? Hard. राइट, ये भी क्या होते हैं, ये भी बंदे अपने हम बोल सकते हैं हार्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है या कम होता है?
ज्यादा होता है। ज्यादा, राइट, हम यहाँ पे भी अब अगर कंसिडर करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है? ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं या कंडक्टर होते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर। अब ये मुझे सिर्फ इसका ये बताओ कि इंसुलेटर कब बंदा होता है और कंडक्टर कब होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कब होता है वो, और इंसुलेटर आप कब बोलते हो उसको? जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंडक्टर होते हैं। राइट, एकदम करेक्ट। इंसुलेटर और कंडक्टर में अपन क्या बोलते हैं, जिस चीज में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या अपन बोल सकते हैं वहां पे फ्लो ऑफ आयंस भी होगा तो भी चलेगा। क्या होगा, फ्लो ऑफ आयंस भी होगा तो भी चलेगा। उस केस में वो क्या होता है, वो बंदा कंडक्टर होता है। इंसुलेटर में क्या होगा, यहाँ पे जीरो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो वहां पे वो बंदा क्या होगा, हम बोल सकते हैं वो इंसुलेटर होगा। तो कोवेलेंट सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, घूमते रहते हैं क्या कहीं पे? कोवेलेंट सॉलिड्स में तो यहाँ पे हमें क्या नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए बंदा क्या है, ये बंदा इंसुलेटर है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। लिख लो ये भी। लेकिन ऐसे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपने पास से दूसरा जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मुझे बोलो क्या होते हैं, तो किससे बनेंगे ये? मॉलिक्यूल्स। राइट, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल से हम बोल सकते हैं ये। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वैन डेर वाल्स फोर्सेस। राइट, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे कौन से होते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। और इनको क्या बोला जाता है दूसरा, अगर हम देखेंगे तो इनको लंदन फोर्सेस। राइट, इनको अपन लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे बोलो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रांग है या वीक? वीक। राइट, ये कैसा, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। राइट, तो ये बंदे जो होंगे ये, अब ये हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे? सॉफ्ट। राइट, ये क्या होंगे, ये सॉफ्ट होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? लो। राइट, मेल्टिंग पॉइंट और हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, लो होता है। ठीक है, और ये इंसुलेटर होते हैं या कंडक्टर होते हैं? कंडक्टर। नहीं, ये भी इंसुलेटर होंगे ना, मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पे भी एक दूसरे के सिर्फ मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल चिपक रहा है। यहाँ पे ये नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, इनमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा, तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या है, बेसिकली ये भी इंसुलेटर है। इंसुलेटर। ठीक है, लिख लो ये भी। तो इसमें ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वो आपको पूछ सकता है। तो ये दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिखो मेटेलिक, मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स में ये किससे बनते हैं मेटेलिक सॉलिड्स? कैटायंस। राइट, कैटायंस या हम बोल सकते हैं मेटल से। तो मेटल जनरली क्या होते हैं, हम बोल सकते हैं ये जनरली क्या होते हैं, कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बनते किससे, मेटल से बनते हैं या कैटायन से बनते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है या वीक होता है, या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में होते हैं यहाँ पे? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कैटायंस और किसके बीच में, कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। राइट, कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बाइंडेड होते हैं किसी को? फ्री। फ्री, राइट। ये कैसे होते हैं, हम बोल सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है,
हाँ, अब मुझे बोलो ये इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा? कंडक्टर। राइट, ये क्या हो जाएगा? ये अपन बोल सकते हैं ये कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? हाई। राइट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे अपन बोल सकते हैं यहाँ पे आया होगा, ठीक है, लिख लो। हो गया? यस सर। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, भी हम बोल सकते हैं आपका क्या हो गया यहाँ पे, खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन यूनिट सेल्स पे। तो यूनिट सेल क्या होता है? एक सेल जिसे रिपीट करने से क्रिस्टलाइन बनता है। राइट, तो एक अगर आपको क्या बनाना है, आपको क्रिस्टल बनाना है, तो क्रिस्टल क्या करना है? क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, राइट। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपने क्या किया, 3 डायमेंशन में रिपीट कर लिया, क्या कर लिया? ये स्मॉलेस्ट यूनिट अगर 3 डायमेंशन में आपने क्या कर लिया, रिपीट कर लिया, तो आपको क्या मिलता है? आपको बनता है क्रिस्टल, वहां पे हम बोल सकते हैं फॉर्म होता है। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो आप 3 डायमेंशन में रिपीट करोगे, इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल, ठीक है। अब ये यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं? आपको जो पता है यूनिट सेल, बोलो क्या क्या होते हैं यूनिट सेल? क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक में ही सारे आते हैं। तो उसमें पहले आपने ये देखा होगा, सिंपल क्यूबिक देखा होगा। मतलब इसको ही अपन क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक को एससीसी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है इट इज कॉल्ड एज व्हाट? Body centered. बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड। उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? BCC. बीसीसी। और एक होता है, कौन सा होता है? फेस सेंटर। फेस सेंटर्ड, राइट। उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? FCC. और एक होता है, कौन सा होता है? Base centered. बेस सेंटर्ड, या इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं क्या? हाँ, इसको जनरली बोला नहीं जाता है, ये ईसीसी है, ठीक है, या इसको ईसीसी बोला जाता है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में आपको ये पता होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अपन देखते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में कहाँ कहाँ पे एटम होते हैं? 8 corners. राइट, सारे के सारे हम बोल सकते हैं कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर में कहाँ कहाँ पे होते हैं? वन इन द मिडल। कहाँ कहाँ पे? सिर्फ बीच में। Center of the cube. राइट, और 8 कॉर्नर्स। राइट, और 8 कॉर्नर्स पे, ठीक है। फेस सेंटर पे बोलो। फेस सेंटर में कहाँ कहाँ पे होते हैं? हर फेस के सेंटर्स पे। राइट, हर फेस के हम बोल सकते हैं हर फेस के सेंटर में, ठीक है। और कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स। राइट, कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है, ठीक है। एन सेंटर्ड में अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेसेस पे होगा। और कहाँ पे? और कॉर्नर्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये पता ही है आपको, सिंपली रिवीजन कर करके अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कंट्रीब्यूशन किस एटम का कहाँ पे कितना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहले तो यहाँ पे ये क्यूब निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे बोलो यहाँ पे जो क्यूब होता है, ये अगर मेरा एक सिंपल क्या है, एक क्यूब, ये है अपना यूनिट सेल, ठीक है। तो मुझे बोलो जब यहाँ पे ये कौन सा पोजीशन है, जब यहाँ ये मैं डायग्राम जो ड्रॉ कर रहा हूँ क्यूब की, ये कौन सा पोजीशन है?
Quarters. corner, राइट। इस एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8. राइट, ये होता है 1/8। ठीक है, ऐसे कितने कॉर्नर है? 8 corners. कॉर्नर से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये कॉर्नर वाले लिख लेता हूँ। ठीक है, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है अब इस पे निकालता हूँ। तो ये जो पोजीशन है, ये बोलो मुझे कौन सी पोजीशन है? Face center. राइट, फेस सेंटर्ड है। तो इसका एक फेस का कितना ये होता है कंट्रीब्यूशन? 1/2. 1/2. राइट, ये होता है 1/2। कितने फेसेस होते हैं? 6. राइट, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हाँ, एक बच गया, एकदम सेंटर में है ये वाला। ठीक है, ये कौन है? ये बॉडी सेंटर है। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन बोलो कितना होता है? 1. 1, 1 होता है। बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 1. 1, बॉडी सेंटर 1 होते हैं। अब देखो मैं कहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एटम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये पोजीशन कौन सी है? राइट, ये क्या है? एज है। तो ये एज के कहाँ पे आ रहा है? ये एज के सेंटर पे आ रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एज सेंटर। एज सेंटर की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/4. राइट, 1। इट इज व्हाट, इट इज 1/4। एज सेंटर कितने होते हैं, या एजेस कितने, एज सेंटर्स कितने होते हैं? 12, राइट, 12। ठीक है, कितने होते हैं? 12 एज सेंटर्स होते हैं। अच्छे से लिख लो। अब मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे पोजीशन लिखता हूँ, इसके आगे इसके नंबर लिखते हैं, और उसके आगे उसका कंट्रीब्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, और उसके आगे अपन उसका क्या, नंबर्स प्रेजेंट। ठीक है, पोजीशन कॉर्नर है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। नंबर प्रेजेंट कितने? 8। ठीक है, कॉर्नर के बाद कहाँ पे देखा हमने? फेस सेंटर। फेस सेंटर कितने होते हैं? फेस सेंटर 1/2, 2। नंबर कितने होते हैं? 6। ठीक है, फेस सेंटर के बाद कौन आएगा? ये आएगा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर कितना होता है कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन 1 होगा, होता भी 1 है। फिर क्या है आपके पास? एज सेंटर है। एज सेंटर कितना होता है कंट्रीब्यूशन एज सेंटर का? 1/4, राइट, 1/4। और टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं 12। लिख लो अच्छे से, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। पेपर अगर इजी निकालना है उसको, तो इससे एक क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। लिखिए ऐसे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब डेरिवेशन बताने की जरूरत है क्या? ये ठीक है, फिर पहले अपन क्या करते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम देखते हैं। तो मुझे बोलो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कौन से अपने पास, या इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को क्या बोला जाता है? Bravis lattice. राइट, these are called as what? These are called as the Bravis lattices. ठीक है, अब ये Bravis lattices याद कैसे करोगे? तो ये देखो, चाइना टू रशिया हैज मेनी ट्रेन्स। क्या बोल रहा हूँ? चाइना, ये क्या अपना, ये चाइना, एक मिनट, चाइना टू रशिया हैज मेनी ट्रेन्स। ठीक है, सी पहले किसके लिए? ये हम आएगा ये क्यूबिक के लिए। ठीक है, टी आएगा टेट्रागोनल के लिए, ओ आएगा ऑर्थोरोम्बिक के लिए, आर आएगा रोम्बोहेड्रल के लिए, एच आएगा हेक्सागोनल के लिए, यम आएगा मोनोक्लिनिक के लिए, और टी आएगा ट्राइक्लिनिक के लिए। ठीक है, तो सी फॉर चाइना,
टू रशिया हैज मेनी ट्रेन्स। तो इससे आप क्या कर पाओगे, आपके जो 1 2 3 4 5 6 7 ये है क्या है मेन क्रिस्टल सिस्टम से, या आराम से याद रख पाओगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके हमें क्या करने, इनके हमें ये याद करने। तो ये देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, ये अगर मैं एक क्यूब निकालता हूँ, तो क्यूब निकालता हूँ, तो ये जो लेंथ ये जो लेंथ होती है, इस लेंथ को क्या बोला जाता है? edge length. राइट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज एज लेंथ। तो ये सारे ये जो भी है, ये सारे एज लेंथ ही हो गए, ये जो रेड में मैं दिखा रहा हूँ ये। Yes, sir. राइट, ये एज लेंथ को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए बी सी से अपन इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये क्या होता है इसके बीच में, एज लेंथ के बीच में? ये क्या होंगे? Angle. एंगल्स होंगे। एंगल्स किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? अल्फा बीटा। राइट, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? अल्फा बीटा गैमा से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एज लेंथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? ए बी सी, और अल्फा बीटा गैमा क्या है? ये आपके हम बोल सकते हैं आपके एंगल से। तो इनके बेसिस पे हमने क्या किया है, इनके बेसिस पे हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स क्या किए, हम बोल सकते हैं डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एज लेंथ लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? एंगल्स लिखता हूँ। ठीक है, तो क्यूबिक सिस्टम में एज लेंथ कैसे होते हैं सारे के सारे? Equal. राइट, तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिख सकता हूँ। और एंगल कैसे होते हैं? 90 90. सारे इक्वल होके कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। राइट, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, टेट्रागोनल सिस्टम में क्या करना है? एंगल, अब ये देखो, ये तीनों इसमें पहले क्या हम बोल सकते हैं, ये तीनों इसमें एंगल तो कितने रहेंगे? एंगल इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेंगे। तो ये तो चेंज नहीं होगा। पहले तीन इसमें एंगल क्या है? सबके सेम है। सिर्फ क्या होंगे आपके, एक एक जो है एज लेंथ वो क्या हो जाएगा? कैंसिल होते चलेगा। ठीक है, तो आपको पहले इसमें क्या करने, एंगल्स पहले तीनों में सेम रखने, सिर्फ एक एक क्या करने, साइड लेंथ जो है वो अनइक्वल करते जाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो। ठीक है, इसके आगे आप क्या करते हो, जब रोम्बिक में आते हो, तो रोम्बिक में क्या होता है? फिर हम फिर से यहाँ पे क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, पर अब एंगल जो है वो एंगल चेंज होता है। बोलो मुझे, रोम्बिक का एंगल किसी को पता है कितना होता है? तो ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, पर गामा इज इक्वल टू कितना होता है? या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंपली, इसको क्या करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, क्योंकि ये इतना जनरली कभी पूछा नहीं जाता। तो ये जो है ये अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? रोम्बोहेड्रल को, रोम्बोहेड्रल है ना, हाँ ठीक है, तो रोम्बोहेड्रल को लिखा जाता है अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हेक्सागोनल में क्या होता है बोलो मुझे? तो यहाँ पे A is equal to B but not equal to C. राइट, और एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, पर जो आपका गामा होता है वो गामा कितना होता है? गामा इज इक्वल टू 120. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, इन इसमें सभी के सभी अपन बोल सकते हैं जो साइड्स है वो क्या हो जाएंगे मोनोक्लिनिक में, वो सभी के सभी साइड्स अनइक्वल हो जाएंगे। पर अल्फा इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, पर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे ट्राई क्लिनिक में क्या होगा, सभी के सभी हम बोल सकते हैं अनइक्वल हो जाएंगे। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, लिख लो ये। कभी तो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, अब तो पूछा ही नहीं जा रहा है इसमें से, तो अगर आ गया तो आना चाहिए।
ठीक है, लिख लो जल्दी। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो अब देखो, अब इसके आगे क्या है, अगर अब ये इसके डेरिवेशन आपको पता है, डेरिवेशन आपको अब जरूरत भी नहीं है क्योंकि 12th आप पास हो चुके हो। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में मुझे बोलो रेडियस का और किसका, रेडियस का और आपके एज लेंथ का रिलेशनशिप क्या है? A is equal to 2R. राइट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले एससीसी के लिए लिखते हैं। तो एससीसी के लिए क्या आता है, ये A इज इक्वल टू 2R आता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एफसीसी के लिए लिखता हूँ। एफसीसी के लिए बोलो मुझे क्या आता है, एफसीसी के लिए क्या आता है, A इज इक्वल टू 2√2R आता है। ठीक है, R क्या है आपका, R इज द रेडियस और A इज द एज लेंथ। ठीक है, और बीसीसी के लिए क्या आता है, A√3 इज इक्वल टू क्या आता है, A√3 इज इक्वल टू 4R आता है। ये लिख लो और इसको आपको लर्न ये होनी ही चाहिए। तो अगर ये चैप्टर आपको इजी जाना है, ये जनरल इजी चैप्टर है, ये चैप्टर अगर आपको इजी जाना है तो ये आपको रिलेशनशिप आपको क्या होनी चाहिए, ये बाय हार्ट होनी चाहिए। तो एससीसी में क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2R होगा, एफसीसी में ए इज इक्वल टू 2√2R होगा, और बीसीसी में हम क्या बोलते हैं, इट इज A√3 इज इक्वल टू 4R आ जाएगा। लिख लो ये। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हाँ, इससे इसके आगे ही लिख देता हूं मैं। और इनके परसेंटेजेस कितने हैं, एससीसी का परसेंटेज कितना है, कितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो हाँ, क्या बोल रहे थे अपन, जो अपना एससीसी है, क्या है, एससीसी है, उसका परसेंटेज पैकिंग कितना आता है, मतलब कितना परसेंटेज उसमें ऑक्यूपाइड है और कितना ये है, 52. परसेंटेज पैकिंग कितना है इसका, 52. राइट, इसका 52% जो है वो हम बोल सकते हैं वो क्या है, वो ऑक्यूपाइड है। ठीक है, बीसीसी एफसीसी का 74. 70, 74% इसका हम बोल सकते हैं ऑक्यूपाइड है। और बीसीसी का 68. 68, राइट। डायमंड का डायमंड का, तो ये याद रखो, डायमंड पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज 34% ऑक्यूपाइड। ठीक है, इतना कम होता है? इतना कम होता है। लिख लो। सर इतनी कम पैकिंग एफिशिएंसी तो भी इतना ब्रिटल क्यों होता है? आवाज कट रहा है आपका, बोलो। इतनी कम पैकिंग एफिशिएंसी तो इतना ब्रिटल क्यों है? कौन, डायमंड ना? यस सर. ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये यहाँ तक लिख लो, मैं यहाँ तक लिख लो पहले। ठीक है, डायमंड किससे बना हुआ है, कार्बन। राइट, कार्बन से। कार्बन से और एक चीज बनी है, कौन है, ग्राफाइट। राइट। डायमंड और ग्राफाइट में डिफरेंस क्या है, शेप। हाँ हाँ, नहीं,
मेन डिफरेंस ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। हाँ ठीक है, उससे सबसे ज्यादा डिफरेंस क्या है डायमंड और ग्राफाइट में? हार्डनेस का है। ग्राफाइट ब्रिटल है। हाँ राइट, ग्राफाइट इज व्हाट, इट इज अ ब्रिटल सब्सटेंस, मतलब बहुत इजीली अपन इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक्स कर सकते हैं। डायमंड कैसे होता है? हार्ड होता है। राइट, दोनों किससे बने हुए हैं? ये भी कार्बन से बना हुआ है और ये भी कार्बन से बना हुआ है, फिर ऐसा क्यों? डायमंड में, अब ये जो डायमंड में जो कार्बन होते हैं ये कैसे अरेंज होते हैं? बोलो, कार्बन जो होते हैं डायमंड में अरेंजमेंट कैसी होती है उनकी? अरे बहुत बार पढ़ा होगा आपने, बोलो। कार्बन की इन दोनों में अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, कैसी अरेंजमेंट है दोनों में? तो डायमंड, अब ठीक है, हाँ ये भी नहीं आया। हाइब्रिडाइजेशन बोलो कार्बन की, ये तो पता होना चाहिए। इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोलो और इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोलो। डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और ग्राफाइट में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की क्या होती है? डायमंड में sp3। राइट, एकदम करेक्ट। डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ग्राफाइट में sp2। राइट, एकदम करेक्ट। तो ये अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये कौन सा अरेंजमेंट कौन सा है? अब स्ट्राइक होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ये क्या आएगा? अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रल। राइट, एकदम करेक्ट। इसका अरेंजमेंट कैसे होता है? यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। इसमें अरेंजमेंट कैसे होता है? तो इसमें जो होता है ये हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब ये फर्क कैसे डालता है किस पे? इस हार्डनेस पे। ये देखते हैं। तो देखो, अगर क्या कर रहा है ये बंदा, क्या हो रहा है, अगर मैं ये कार्बन कार्बन में ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं एक डायमंड का आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। तो ये सारे कौन है? ये सारे के सारे कार्बन है, राइट। तो ये कार्बन क्या कर रहा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ हम बोल सकते हैं टेट्राहेड्रली अरेंज हो रहा है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज कर रहा है। मतलब ये जो नेटवर्क ऑफ सॉलिड होगा इनका, ये नेटवर्क ऑफ सॉलिड कैसे होते रहेगा? ये बढ़ते रहेगा। और ये सारे के सारे हम बोल सकते हैं किस में अरेंज्ड है? ये सारे के सारे टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। तो ये बाकी लास्ट में जाके क्या करेंगे, सभी के सभी इनके जो बॉन्ड्स है ये कैसे हम बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है। तो इसको मैं थोड़ा सा ये लिखता हूँ, थोड़ा सा देखो। तो कार्बन का ये डायमंड का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये बंदा क्यों इतना स्ट्रांग है। ठीक है, अब ये देखो, ये अरेंजमेंट जो हो रही है इनकी, ये सारे के सारे कौन है? कार्बन है, राइट। पर ये अरेंजमेंट कैसी हो रही है? कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो रही है या नहीं हो रही? यस सर। कॉम्पैक्ट तो अरेंजमेंट नहीं हो रही, राइट। तो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं होगी तो इसमें फ्री स्पेस होगा या नहीं होगा? राइट, इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारा हम बोल सकते हैं ये जो है ये सारा का सारा क्या हो गया, फ्री स्पेस हो गया। पर ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये फ्री स्पेस होने की वजह से इनके जो बॉन्ड्स है, अब ये कैसे बॉन्ड बन रहे हैं? ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनमें कैसे है, स्ट्रांग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग। इसमें कहीं पे भी एक ऐसा चीज है क्या जो कि वो अकेला पड़ रहा है और जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसको हिट करके आराम से उसको ब्रेक कर सकता हूँ? या सारे जो बॉन्ड्स हमने ये भी पढ़ा है क्या, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो चारों के चारों बॉन्ड होते हैं ये अलग अलग होते हैं या सेम बॉन्ड लेंथ सेम स्पेसिफिकेशन के होते हैं? राइट, सभी ये जो चारों के चारों बॉन्ड होते हैं ये कैसे होते हैं? ये सेम बॉन्ड लेंथ, सेम, हम बोल सकते हैं इनके सबकी जो हार्डनेस है वो सेम है। तो ये क्या करता है, हम बोल सकते हैं ये बेसिकली क्या करता है, कॉम्पैक्ट एलिमेंट तो नहीं देता, पर इनमें जो बॉन्डिंग है ये कैसी बॉन्डिंग है? दिस इज कॉल्ड एज द नेटवर्क सॉलिड। इसको अपन क्या बोलते हैं? नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड। नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, एक ये बंदा क्या करता है, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कि वहां पे क्या होता है,
कोवेलेंट बॉन्ड का एक नेटवर्क बनता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड का जब एक नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड बनता है तो ये नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड ब्रेक करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेटवर्क होता है वो ज्यादा, हम बोल सकते हैं, स्ट्रांग होता है, वो टूटता नहीं है। तो नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड बनने की वजह से वो बंदा क्या होता है, वो वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट है। अर्थ पे ये क्या है, एक वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट है। तो क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड बन रही है। हम बोल सकते हैं इसमें कोई ऐसा कोई भी डिफेक्ट नहीं है, या हम बोल सकते हैं एक कोई भी जगह नहीं है जिसपे मैं क्या कर सकता हूँ, हिट करके इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला चीज समझा कि क्यों हम बोलते हैं डायमंड जो है वो क्या है, वो हार्ड है। क्यों? क्योंकि ये खुद को एक नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड में अरेंज करता है। जब हर एक जो कार्बन है वो sp3 अरेंज होता है, sp3 अरेंज होने की वजह से वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाता है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का जो कोवेलेंट नेटवर्क बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है, इसलिए बंदा क्या होता है, ये हार्ड होता है। यहाँ तक समझा? Yes, sir. अब फिर ग्राफाइट भी तो किससे बना हुआ है? ग्राफाइट भी हम बोल सकते हैं इससे ही बना है। किससे बना है? कार्बन से बना है। पर ग्राफाइट का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, वो हेक्सागोनल प्लेनार है। मतलब क्या? तो इसका ट्राई करता हूँ मैं डायग्राम बनाना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सोचो कि अपना ये हेक्सागोन्स में बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, हेक्सागोन्स बना रहा हूँ। तो ये जो ग्राफाइट होता है इसका हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, राइट, sp2। मतलब क्या, ये जो कार्बन है इनका एक एक p ऑर्बिटल जो है ये कैसा है, एम्प्टी है। इनका एक एक p ऑर्बिटल कैसा है, एम्प्टी है, राइट। तो ये एम्प्टी p ऑर्बिटल जब होता है, ये बॉन्ड कौन से बनाना चाहता है, तो इसमें तो अंदर है, पर ये एक हम बोल सकता मैं, एक ऊपर क्या हो गई, एक हेक्सागोन बन गया, और एक सारे हेक्सागोन एक प्लेन में है या नहीं। ये सारे हेक्सागोन्स बन गए और सारे प्लेन में है या नहीं, एक ही प्लेन में। प्लेन मतलब क्या, सोचो कि आपकी बुक है, आपके बुक पे अगर ये लेयर उठा के रख दी तो ये आराम से बैठेगी, या कोई बॉन्ड ऊपर कोई बॉन्ड नीचे होगा बुक के आपके, बैठेगी, राइट, आराम से बैठेगी। तो आपका ये क्या हो गया, एक बुक एक प्लेन ही है ना, तो उस प्लेन पे आ रही है या नहीं आ रही है सब, आ रहे राइट। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कौन सी अरेंजमेंट हो गई, ये हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट हो गई, राइट। अब ये हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट में ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका एक जो p बॉन्ड है, ये एक जो p ऑर्बिटल ये कैसा, ये एम्प्टी है। तो ये जो एक p एम्प्टी ऑर्बिटल है ये इसको क्या करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है। तो दूसरा इसके ऊपर क्या होता है, एक ये अगर प्लेन एक प्लेन बन गया तो दूसरा एक प्लेन नीचे ऐसे बनता है। एक मिनट, तो ये ऊपर का हम बोल सकते हैं एक लेयर बन गया, इसके नीचे एक लेयर बनता है, किसका लेयर, दूसरे कार्बन एटम्स में। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं एक और लेयर बनता है। ठीक है, तो ये कार्बन अब क्या करता है, इसके एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये बंदे क्या करते हैं, इनके एम्प्टी ऑर्बिटल फुलफिल करने के लिए ये पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये सारे जो ऊपर वाले एटम्स है ये क्या होते हैं, इन नीचे वाले कार्बन से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, हम बोल सकते हैं ये पाई बॉन्डिंग से अटैच होते हैं। अब हमें पता है जो पाई ओवरलैप होता है वो स्ट्रांग होता है या वीक होता है, राइट। ये कैसा होता है, ये वीक ओवरलैप होता है। अगर ये वीक ओवरलैप होगा, ठीक है, अब ये अंदर हम बोल सकते हैं इनके अंदर स्ट्रांग बॉन्डिंग है, पर ये जो ओवरलैपिंग है अब ये कैसी हो रही है, इस ऊपर वाली लेयर की, इसलिए वो मैं लेयर 1 बोलता हूँ और इसको मैं लेयर 2 बोलता हूँ। तो इन लेयर 1 और लेयर 2 में जो ओवरलैपिंग है, ये जो ओवरलैपिंग हुई ये किसकी वजह से हो रही है, हम बोल सकते हैं ये पाई बॉन्ड की वजह से हो रही है। पर ये जो ओवरलैपिंग बनी है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या वीक है, राइट। तो ये अगर वीक ओवरलैपिंग होगी तो मैं इसको यहाँ से आराम से तोड़ पाऊंगा या नहीं तोड़ पाऊंगा, ब्रेक कर पाऊंगा या नहीं ब्रेक कर पाऊंगा, राइट। तो इसको अगर अपन आराम से ब्रेक कर पाएंगे तो ये कैसे हो गया, हार्ड हो गया या ब्रिटल हो गया या सॉफ्ट हो गया, राइट। ये क्या हो गया, फिर हम बोल सकते हैं ये सॉफ्ट हो गया। तो कहीं भी अगर आप देखोगे क्या कि कार्बन जो होता है का दोनों भी एलोट्रॉपी है, पर यहाँ पे डिफरेंट क्या आती है, अरेंजमेंट आती है। कार्बन अगर sp3 अरेंजमेंट में अरेंज हो गया तो उसको अपन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं और वो डायमंड बनाएगा। वही अगर ग्राफाइट क्या करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आता है तो वो हेक्सागोनली प्लेनर अरेंजमेंट बना के वहां पे अपन बोल सकता है कि वो कैसे बनेगा, वो सॉफ्ट बनेगा। क्लियर है अब ये,
तो इसमें बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, पर वहां पे नेटवर्क सॉलिड बनता है, इसकी वजह से अपन बोल सकते हैं वो क्या बनता है, बहुत ज्यादा हार्ड बनता है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, कोई डाउट आप इसमें? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे याद क्या करना है आपको, याद करने हैं इनके हाइब्रिडाइजेशन। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन पता होगा तो अरेंजमेंट भी याद रह जाएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन और अरेंजमेंट अच्छे से लिख के ले लो। तो ये आगे था, ठीक है, फिर अपने आप भी एक क्वेश्चन पूछ ले इसके, ये मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेन कर दिया है। ग्राफाइट की कितनी एफिशिएंसी होती है? ग्राफाइट की नहीं पता, देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है, एक और अपन आगे बढ़ते हैं। रेडियस रेशियो रूल पता है? रेडियस रेशियो रूल पता है किसी को, क्या होता है? ठीक है, देखो एक सिंपल, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक मैं सॉलिड बना रहा हूँ या क्रिस्टल बना रहा हूँ, तो वो क्रिस्टल में क्या कर रहा हूँ, सोचो कि आयनिक क्रिस्टल बना रहा हूँ। तो आयनिक क्रिस्टल में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि NaCl बना रहा हूँ, राइट? तो NaCl बना किससे किससे, Na++ हम बोल सकते हैं Cl- से बना है, राइट? तो यहाँ पे Na+ की खुद की क्या होगी, कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये रेडियस किसकी, ये कैटायन की रेडियस है, राइट? यहाँ पे ये क्या है, ये बेसिकली अपन इसकी रेडियस अगर देखेंगे तो ये किसकी रेडियस होगी, ये एक एनायन की रेडियस होगी, राइट? तो इन दोनों के रेडियस को मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के रेडियस का मैं रेशियो ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो लेता हूँ, किसका रेशियो लेता हूँ, कैटायन का रेडियस का रेशियो, कैटायन के रेडियस का रेशियो, रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस, एनायन का रेडियस, ये दो रेशियो में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? यस सर। इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, ए रेडियस होगी, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, बी रेडियस होगी, ये कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो इन दोनों के रेडियस का रेशियो, कैटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस, इट इज कॉल्ड एज रेडियस रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस रेशियो। इस रेडियस रेशियो से क्या किया साइंटिस्ट ने, अलग अलग इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कंपाउंड्स इन्होंने खोज निकाले और उसके क्या किया, हर एक के रेडियस रेशियो निकाले। उस रेडियस रेशियो से इन्होंने क्या किया, अगर वो रेशियो एक स्पेसिफिक रेंज में आता है तो वो उन्होंने क्या बोला कि ये बंदा क्या होगा, इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रेडियस रेशियो कितना होगा तो बंदा कौन सा अरेंजमेंट कैसे करेगा। ठीक है, तो आपको ये पता होगा। अब रेडियस रेशियो देखो, मैं क्या करता हूँ, रेडियस रेशियो यहाँ पे लिखता हूँ। तो रेडियस रेशियो अगर कितना आ गया, रेडियस रेशियो अगर हम बोलते हैं ये आ गया 0.155 टू 0.225। तो मुझे बोलो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कौन सी होती है? कुछ क्लिक हो रहा होगा तो देखो, ये आपने पढ़ा है। ट्रायंगुलर। हाँ राइट, एकदम करेक्ट। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ट्रायंगल होती है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नहीं पता। 3. ठीक है, हाँ राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अगर 0.155 टू 0.225 में आ गया तो उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इट इज ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर उसके अरेंजमेंट होगी। ठीक है, रेडियस रेशियो अगर किस में आ गया, रेडियस रेशियो अगर 0.225 टू 0.414 में आ गया तो मुझे बोलो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होती है? टेट्राहेड्रल. राइट, ये होती है टेट्राहेड्रल। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4. राइट, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ठीक है, अगर ये बंदा कहाँ पे आता है, ये 0.414 टू 0.732 आता है तो मुझे बोलो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट वहां पे क्या होती है? Octahedral. राइट, एकदम करेक्ट, इट हैज एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। और ये जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना होगा? 6. राइट, 6 होगा।
अगर 0.732 से 1 तक आ रहा है तो मुझे बोलो स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री क्या होती है? Body centered राइट, cubic. इट इज बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 8. 8 आएगा। ठीक है, अब ये हो गया, हम बोल सकते हैं क्या, रेडियस रेशियो से ये। अब इसका हम क्या करते हैं, एक एक का हर एक का एग्जांपल याद रखते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 अगर होगा तो यहाँ पे ये होता है B2O3। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक एग्जांपल बताओ, जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होता है, तो ये होता है ZNS। ये हम सब पढ़ने वाले, कौन से ZNS, NaCl, ये जो है ये अपन सब के सब पढ़ने वाले हैं, हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन बनती है, देखो ये कैसी थियरी है, तो ये थियरी आपको पता होनी चाहिए, इस पे जनरली ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, पर ये थियरी को अप्लाई करके जो क्वेश्चंस बनने वाले वो अपन आराम से विद डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो ये, अगर ये आपको पता नहीं होगा तो ये लिख के ले लो। ये है CSC ना, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ तक अभी जो देखा हमने आज के लेक्चर में, यहाँ तक कहीं पे किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, पेपर सबने भेजा है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, दीपिका आपने पेपर भेजा है? सर मैंने नहीं भेजा। हाँ ठीक है, आपका आपने बोल दिया। दीपिका आपने भेजा है ना? यस सर। चलेगा, तो एब्सेंट कौन है? सभी तो है। ठीक है, देखते हैं। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, बाकी का अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।